This conference will now be recorded. इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेगुलेशन सही से नहीं हो रहा है, फायर रेगुलेशन सही से नहीं हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर आप इधर आइए, रेड फ्लैग्स रेज्ड ओवर डैम्स पुअर अपकीप फंड क्रश इन 2 स्टेट्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे हम यूज कर सकते हैं इस आर्टिकल को। पहली चीज इसमें क्या आती है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी दिख रहा है। पहली चीज आती है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, ये हमारे लिए एक टर्म हो गया, नॉलेज बेस्ड टर्म। व्हाट यू विल डू, यू विल मेक नोट्स ऑन 6 7 8 9 एंड यू विल शो इट टू मी। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ये हमारा टर्म हो गया, तो हमने इसको टर्म में लिख लिया। दूसरा, श्रीशैलम डैम। ठीक है, श्रीशैलम डैम, डैम कहां पर है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, श्रीशैलम डैम। जब हम इसका बना रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे टर्म्स में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, वेयर इट इज लोकेटेड श्रीशैलम डैम, हाउ इट इज, मतलब पानी इसमें कहां से आ रहा है, किस स्ट्रीम से पानी आ रहा है, इसके बेनिफिशरीज कौन से हैं, मतलब कौन सी स्टेट्स में कहां पर इरिगेशन वगैरह दे रहा है, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ या मतलब कुछ ऐसा मतलब एक्वेटिक लाइफ कोई ऐसी है, ठीक है, तो उसके बारे में, और अगर इसके आसपास में कोई मेजर साइट है तो वो। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पहली चीज, जब भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह के पॉइंट्स में या किस तरह के टर्म्स में हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपका इस तरह का सवाल होगा, श्रीशैलम डैम जैसा कोई इस तरह की चीज हो, डैम हो, कोई नेशनल पार्क हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो वो ऐसी चीजें हैं जो लगातार रिपीट होती रहती है, और अगर आपने एक बार पढ़ लिया और न्यूज़पेपर में वो बार बार आएंगी तो आपके रिवीजन का काम करेंगी। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज, आप श्रीशैलम डैम कहां पर है, एक, दूसरा किस रिवर पर है, किससे उसमें पानी आ रहा है, तीसरा कहाँ वो इरिगेशन दे रहा है, और चौथा अगर उसमें कोई इस तरह की एक्वेटिक लाइफ है, और पांचवा अगर उसके आसपास में कोई इस तरह की चीज है जो कोई इंपॉर्टेंट साइट है तो। सर कुछ कह रहे, हाँ, इसके स्टेप का आप जो फॉर्मेट बोल रहे हैं ना, उसको एक बार इंग्लिश में बता दीजिए। राइट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो श्रीशैलम डैम जैसे टॉपिक्स हैं उसमें नंबर 1 व्हाट यू विल डू इज वेयर इट इज लोकेटेड विद मैप, नंबर 2 हाउ इट इज गेटिंग वाटर फ्रॉम विच रिवर। ठीक है, नंबर 3 if there is any aquatic life, number 4 the beneficiary areas from this water, the water of dam, is it used for agriculture purpose or drinking water purpose, and which areas are the beneficiaries, and number 5 if there is any famous site located around it, right? थैंक यू सर। ओके, एंड उसके बाद आप देखिए कि क्या लिखा है, plunge pool created by erosion of natural river bed downstream. So in this you would have 3 terms that you do not know, right? You would have 3 terms that you don't know. Number 1 is plunge pool, right? So you will write down plunge pool and just it would be, आप उसको एक लाइन में उसकी फोटो देखेंगे और फोटो अपने नोट्स पे लगा देंगे अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो, अदरवाइज आप हाथ से लिख लेंगे। एंड देन इरोजन जनरली सभी लोगों को पता है, नेचुरल रिवर बेड ये भी सभी लोगों को पता है, मतलब जो रिवर का वो होता है। ठीक है, तो इफ यू नो इट इज गुड, इफ यू डोंट नो यू कैन जस्ट सर्च इट। तो when you search every term of newspaper, so in 2 months you are already on that level जहां पर आपको हर चीज के बारे में थोड़ा 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 नॉलेज होता है। ठीक है, now let's come to a bigger issue.
At a distance of about 100 meters from this spillway has been flagged as a potential threat to dam's long-term safety, even as the cash-strapped state power utilities of both Telangana and Andhra Pradesh have done little over the years to address safety issues. ठीक है? So let me tell you how one example can be used at a number of places. Number one. So suppose if there is question on increasing privatization of by government, right? That the government is privatizing everything and blah 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 blah. So you can just say कि we can look at the example of Srisailam Dam, where the management lies with the state state government's bodies, and due as they are cash strapped, there is no maintenance or there is no renovation या जो भी आप बोल सके, ठीक है? तो due to which it's in the poor condition. ठीक है? नंबर दो, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां पर एक स्टेट और दूसरे स्टेट अपना आपस में साथ में काम कर रहे हो, ठीक है? एक तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है जहां पर दोनों स्टेट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में काम कर रहा है, ठीक है? तो अगर आपको कभी पूछे कि इंडिया में जो है वो when it comes to such natural resources like water और ये, तो states का आपस में किस तरह का कंडक्ट रहता है, तो you can give example of Srisailam Dam that states are not willing to spend money on it, they just want to use the water, right? तो वो ध्यान रखिएगा. फिर आता है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, इसको पढ़ लेंगे, ये टर्म है आपका, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब इस तरह के हो तो हमें फॉर्मेट क्या रखना है? व्हाट इज नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, व्हाट इज द वर्क, हु इज द मेंबर, राइट? व्हाट इज इट, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, हु इज द मेंबर, एंड the functions, right? Do not okay. Suppose ठीक है, then so like I said about National Committee on Dam Safety, so how will you make notes of it, right? From where you will make notes of it? So just type, suppose you have to make notes of RBI, right? Just type RBI. Do not go to Wikipedia. Number one, do not go to Wikipedia. That is the most stupid thing that people do. Wikipedia is nothing but anybody can go and write any stupid thing there, right? So always go to the official websites, right? Like you want to read about RBI, so
go to the RBI about us, what is organization and function, organizational structure, its functions, its main functions, okay, and then from here you can make notes. Do not go for any Denaram, Chenaram type of website. Do not go for Wikipedia. Always, always, always go for authentic resources like government websites, websites of that organization itself, right? You would find, I can tell n number of lies and wrong facts that Wikipedia has written. So do not go there. Somehow these days knowledge base of people are getting formed by Wikipedia. Okay. अब जैसे कि ये इस तरह का सवाल था, राइट? As with Pakistan select China entities face extra visa scan. Now these type of articles generally you can leave because I call this ball to ball commentary because China issues are going on. China issue is going on, right? So every day you would have something about China. So we should only look for the important things like yesterday I talked about line of actual control, right? Yesterday I talked about line of actual control and I told you कि line of actual control के बारे में हमें जब notes बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है हमको, जो है वो खाली line of actual control के बारे में लिखना है, क्या है, कहाँ पर है, उठा के मैप रख देना है, जिससे कि जब अगली बार हम LAC पढ़े, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पढ़े, तो हमको वो याद रहे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है. Bihar polls in EC guidelines, last hour of voting day for COVID cases. You know, this is really interesting at best. So, Election Commission of India, true to its motto, what is the motto of Election Commission of India? No voter left behind. ठीक है, कोई भी वोटर जो है वो नहीं छूटेगा, हर वोटर वोट डालेगा. इसी क्या कह रहा है? कह रहा है आखिरी घंटा कोविड पॉजिटिव लोग वोट डालेंगे. ठीक है, आखिरी घंटे में कोविड पॉजिटिव लोग वोट डालेंगे, यानी कि एम्फेसिस आप समझिए. एम्फेसिस क्या है कि भले ही आप एक बहुत बड़े पैंडेमिक से लड़ रहे हो, लेकिन डेमोक्रेसी की हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सरसाइज योर राइट एज अ सिटीजन, right? And with proper precautions you can go and you can vote there. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि what election commission is saying. नंबर वन कि एक तो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, एंड नंबर टू द लास्ट आवर will be reserved for the COVID positive patients. So I can go on and on about this, but अभी उतना फायदा नहीं होगा because we have just started reading the newspaper. So लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें दो चीजें हैं which कुछ लोग नहीं जानते होंगे. पहला है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट? सो ये जाएगा टर्म्स में, ठीक है, कि आपने टर्म्स में अगर इसको बारे में आपने कुछ नोट्स बना लिए. फिर आता है वीवीपैट, ठीक है, ये टर्म नहीं पता है, इसके नोट्स बना लिए, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा. और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वहां पर जब आप लिखेंगे तो आप क्या डालेंगे? आर्टिकल 324, ठीक है. आर्टिकल 324 में क्या डालेंगे? The conduct, superintendence and supervision of elections lie with Election Commission of India. Preparation of electoral rolls lie with Election Commission of India. तो कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल्स क्या है, क्या मेजर उसके रोल्स है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, दैट यू विल राइट इन दिस, ठीक है. तो अभी तक इस पेज से हमारे कितने टर्म्स हुए? NCDS हो गया, श्रीशैलम डैम हो गया, EC हो गया, ठीक है, और क्या कुछ और भी था? प्लंज पूल. क्या? प्लंज पूल, राइट, प्लंज पूल वगैरह हो गया, ठीक है, और EVM और ये सब, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा.
61% स्टूडेंट्स डिफर प्लान टू स्टडी अब्रॉड के, तो अब जाओ बेटा। दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ फ्यू स्टूपिड थिंग्स, ठीक है। This article you have to leave as of now, ठीक है, because अभी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है इकोनॉमी में, ठीक है, वीवीपैट, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको आप जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे अभी जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, तो व्हेन यू विल स्टार्ट दैट सब्जेक्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये वाला आर्टिकल फिलहाल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अरे वाह, दिल्ली को मिस कर रहे हैं ये देख करके, आना पड़ेगा। अच्छा, tell me this, what is this logic of shutting markets on weekends? Anybody understand it? What is the logic? Why you have to do it only on weekends? का जैसे कुछ लोग कह रहे थे, कुछ बहुत बुद्धिमान लोग, कि मतलब भारत में तो ऐसे चल रहा है कि वीकडेज पे ही कोरोना रहता है, वीकेंड्स पे नहीं रहता। 2 मेन रीजंस है, ठीक है। पहला रीजन क्या है? तो वीकेंड पे ऑफिस ऑफ रहता है ना, ऑफिस नॉर्मली नहीं, ऑफिस तो ऑफ रहता ही है। पहला रीजन क्या है कि इफ यू लुक एट द डेटा ऑफ इवन गुड़गांव में भी, गुड़गांव में कैसे फैला था मालूम है? गुड़गांव में जो केसेस एकदम से बढ़ने चालू हुए थे, तब बढ़ने चालू हुए थे जब झांसा वाली सब्जी मंडी में कोरोना हो गया था पहली बार, ठीक है। कानपुर में भी सेम चीज थी। तो ये लोग करते क्या है, मतलब एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ये होता है कि सैटरडे संडे को जब ये बंद रखते हैं मार्केट्स, सो दे सैनिटाइज द मार्केट्स फॉर 2 days, ठीक है। सैटरडे संडे को ये पूरी जितनी भी इस तरह की मार्केट्स हैं उनका सैनिटाइजेशन चलता है प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद मंडे को दोबारा खोलते हैं। तो होता क्या है कि एक तो वो सैटरडे संडे का जो हैवी फुटफॉल था वो हमने कम कर दिया कि भाई आप अपने परिवार के सामने लूडो खेलिए घर पे बैठ करके। और दूसरा हमने क्या किया कि हमने सैटरडे संडे को इनको जब सैनिटाइज कर दिया, तो एक जो भी इस तरह की वो होता है, तो एक चेन वो ब्रेक होती है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग चीजों में अलग अलग वायरस की वो है कि भाई वहां पर इतने घंटे तक टिक सकता है किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर इतना वो कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कल 10 लाख टेस्ट हुए हैं, 1 million टेस्ट इन इंडिया। सो वी हैव केम अ लॉन्ग 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 वे एंड इट इज रियली फिनोमिनल। मतलब you know, people talk about too many gloomy things, right? But because I have been closely associated with the process of COVID handling, we were distributing ration in Gurgaon and all that stuff. But what I have seen is, and that is a really
good example of adaptive governance, how the entire system has adapted to the new norms, new realities. Like if you look at the roles of various government servants, if you look at the policemen, so policemen became delivery boy of people. People were asking कि सर थोड़ा सब्जी नहीं है घर पे, they were giving them सब्जी. कितने लोगों ने देखा है ये, बिकॉज हम लोगों ने तो चूंकि अपने सामने मतलब खुद किया है और हमने देखा है. सो गुड़गांव में आपका ये न्यू पालम विहार में, हाँ न्यू पालम विहार में देयर वाज 2 स्ट्रीट्स जो बंद थी पूरी, ठीक है, वहां पे 4-5 केसेस थे. एंड वी हैव सीन दैट, मतलब हमको किसी ने बोला कि वहां पे आप लोगों के पास राशन नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट से कंफर्म किया. तो पुलिस वालों ने हमको बोला कि चलिए हम आपको दिखाते हैं चल करके, और फिर उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया कि वो वहां पर उनका एक आदमी जो है वो लोगों को सब्जी ला करके दे रहा है. फिर कुछ लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे तो उनको वो राशन भी दे रहे थे. सो द वे governance adopted, people can criticize, obviously criticism is the easiest thing, but being an aspirant and being a future civil servant, you have to look for the positives. If you look for the doctors, so these private doctors used to say कि अरे government doctors कुछ नहीं करते and they are this, they are that. All of these private doctors were sitting at home. These Medanta and blah 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 blah, they all were sitting at homes. But it was the government doctors who, I'm not saying that everyone, but most of them whom I know, but it was the government doctors who are constantly on duty. I know nurses जो एक हफ्ते तक घर नहीं आई थी. And same thing goes with the political leaders. I do not know how many of you know about Himanta Biswa Sarma, how many of you know even our home minister, right? And local leaders also, village heads, right? हम लोग गांव में देखते हैं कि मतलब ग्राम, मतलब आप सोचिए लोगों की भी गलतियां बहुत होती हैं कि जो माइग्रेंट्स आए वो कह रहे हैं हम दाल नहीं खाएंगे, हमको पनीर चाहिए साहब क्वारंटीन में, ठीक है ना. तो मतलब किस तरह से पूरे के पूरी सोसाइटी ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकारों ने, लोगों ने, सिविल सोसाइटीज ने, एनजीओज ने किस तरह से एक ऐसा माहौल बनाया जहां पूरा देश, it reflects a lot about India as a nation. It reflects a lot about Indian values. It reflects a lot about many things, right? तो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्या जब भी हम कभी इस तरह की इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की क्राइसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो वी डू नॉट जस्ट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर और कि भाई ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ फलाना ठिकाना. There is learnings, there is no rant, there is no criticism. It was we fighting the pandemic, right? Not was, we are fighting the pandemic, okay? So we are fighting the pandemic, and when we say we, so I just mean this. When I say we, I mean this, right? So you always in these kind of situations, if suppose there is a question that analyze Indian response to the COVID-19, how many of you will just go and write about what government did? How many of you will do it? आज से पहले कितने लोग ये काम करते कि जब ये पूछा जाता कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो आप जाते और सीधे सीधे सरकार ने क्या किया वो लिखाते? बताइए कितने लोग ये करते?
Yes, sir. इस चीज को ध्यान रखिए. They are not asking about government's response to COVID. They are asking about India's response to COVID. India सरकारों से बहुत बड़ा है. ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहेगा. ठीक है, तो we the people of India fought pandemic, right? जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है, तो you have to make sure कि you write a diversified answer how Indian society helped. And it was really a nice thing of government to say that, you know, everybody have to come forward. Everybody have to come forward, and everybody has to help us in fighting this pandemic, because we alone cannot do it. The magnitude of it was so huge. So that was something that, you know, when you make a citizen realize that you can do a lot for your country, that uh, your role today for the nation is of paramount importance, then he is motivated to do it, right? जैसे हमारे साथ एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ था. How you ignite the motivation in someone. So the day, it was second or third day into our ration distribution, and so we didn't know much people there. बस ये था कि करना है. तो हमको एक पुलिस वाले ने रोका बसगेड़ा पुलिस चौकी पे, and he was basically DSP रैंक ऑफिसर था. एंड उसने कहा कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है, ये वो. तो उसको लगा कि इतना सब राशन इन लोगों ने भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये ब्लैक मार्केटिंग करने जा रहे हो या कहीं ऐसे बेचने जा रहे हो. तो फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और फिर उसने कहा आप क्या करते हैं. मैंने बताया कि मैं पढ़ाता हूँ. क्या पढ़ाते हैं. मैंने कहा ये पढ़ाता हूँ. तो उन्होंने कहा ऑप्शनल क्या पढ़ाते हैं. मैंने कहा पॉल साइंस पढ़ाता हूँ. उन्होंने कहा मेरा भी ऑप्शनल पॉल साइंस था. तो मैंने कहा हम फिलोसफी सी बात है. ठीक है. तो इवन अभी उनका कल भी फोन आया था कि क्या भाई आपने शुरू कर दी कोचिंग, अभी नहीं करी. हमने कहा सर 31 के बाद करेंगे. सो वो बोले मेरा भी ऑप्शन पॉल साइंस था. मैं अच्छा. तो देन आफ्टर दिस फ्रेंडली conversation, he said we alone can't do it. We need you and people like you. And before I could turn back to the car, it was very humbling experience. I should have wrote on the website also. This is a story. तो मैंने बोला नमस्ते सर. जैसे मैंने नमस्ते किया तो ही सेड नहीं नमस्ते नहीं, जय. एंड बहुत स्मार्टली he honored the efforts that we were putting in, right? So ये जो छोटी चीजें होती हैं, that how you motivate your citizenry, that is very important, right? तो उसको ध्यान में. फिर कोविड शैडो हरियाणा शट्स ऑन वीकेंड, इसमें आपको एक टर्म निकालना है, दैट इज ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA. ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. अब आप एक बात समझो, आई वुड बी टीचिंग यू द एंटायर NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट में आपको पूरा कराऊंगा. ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट में आपको पूरा कराऊंगा. बट एज ऑफ नाउ, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, हु इज द हेड and what are the functions. तीन चीजें. when it was established, who is the head and what are the functions. ये तीन चीजें आप नॉलेज बेस्ड वाले टर्म्स में डाल दीजिए. ठीक है, उन्हें ध्यान रखिए. then comes NHRC. ठीक है, अगला टर्म हमारा क्या है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC. ठीक है, तो क्या करना है आपने, NHRC के नोट्स बनाना है. इसमें
ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर्स होते हैं, कौन हेड होता है, कब बना था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मैनी मेंबर्स, फंक्शंस, ठीक है, दैट इज दैट। सेक्शन 144, ठीक है। तो अगला काम आपका क्या है, सेक्शन 144, ठीक है, नॉलेज बेस्ड में, कि कितने लोगों से ज्यादा अगर लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो आप जो है उनको पनिश कर सकते हो या उनको जेल कर सकते हो। बट सेक्शन 144 आई विल टीच इन ग्रेट डिटेल बिकॉज इट इज समथिंग दैट विल कम जब हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, सेक्शन 144। बट एज ऑफ नाउ चूंकि ये बार बार आता रहेगा तो एक बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। देखिए एक चीज समझिए, जिन टर्म्स के आप नोट्स अभी बना रहे हैं उनमें से 90% टर्म्स हम बाद में बहुत डिटेल में करेंगे जब वो हमारा टॉपिक उठेगा, सब्जेक्ट वहां उठेगा। अभी यू जस्ट हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट, सेक्शन 144 ऑफ आईपीसीएस, यू जस्ट हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स जिससे कि आपको जब अखबार में ये टर्म्स आए तो आप अनकंफर्टेबल ना हो, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। Under trees and in fields, Tripura starts classes to bridge online gap. ठीक है, so this can be how many of you know that, हाँ सीबीआई के भी बनाने हैं, ठीक है, सीबीआई के भी नोट्स बनाने हैं सेम तरीके से। हालांकि सीबीआई के बारे में मैंने उस दिन टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज दिया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो पूरी समरी थी वो मैंने आपको वहां पर भेज दी थी, तो आप वो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर ट्रीज एंड इन फील्ड्स त्रिपुरा स्टार्ट्स क्लासेस टू ब्रिज ऑनलाइन गैप। एक बात बताओ, क्या ये ट्रीज और फील्ड्स में जो है वो कोरोना नहीं फैलता है क्या? बताइए। सर होगा उसमें भी। द थिंग इज कि क्लोज्ड स्पेसेस में ज्यादा डेंजरस होता है, ओपन स्पेसेस में पॉसिबिलिटी कम होती है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और वहां पर अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ में रखें तो वी कैन एलिमिनेट इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। फिर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, नागा नरेटिव डिवाइड। सो नागालैंड जो है वहां पर
एक फैक्शन, अच्छा अब जैसे ये है, मान लीजिए ये जो है नागा नैरेटिव या नागा क्राइसिस, ठीक है, या नागा का जो भी चल रहा है अभी मामला, दिस इज अ प्योर इशू, ठीक है, दिस इज अ प्योर इशू, ठीक है। नाउ जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको उतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक मैं आपको नागा इशू पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, तब तक आप जो है इस आर्टिकल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द नागा इशू एज एज अ टॉपिक, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा, उससे पहले ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। और नागा इशू ऐसा है कि उसको 2 मिनट में बताया भी नहीं जा सकता। सो एज ऑफ नाउ आई वुड से कि सेव दिस आर्टिकल एंड गो बैक टू इट जब मैं एक हफ्ते में आपको नागा इशू करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं आज ही करा दूंगा, ठीक है, नागा इशू, ठीक है। तो आप जो है तब उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट सेव इट, डू नॉट रीड इट, ठीक है। दिस इज स्टुपिडिटी एट इट्स बेस्ट। कल मैंने आपको बताया पूरा कंटेम्प्ट वाला केस। अब आते हैं हम यहाँ पर, इस आर्टिकल में कुछ टर्म्स हैं, जैसे एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, लिख लीजिए, ये जाएगा टर्म्स में। क्या करना है, एनएसओ क्या है और जब आप मुझे नोट्स बना करके दिखाएंगे सब लोग, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो पहली चीज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, एनएसओ, ठीक है। सेम चीज, व्हाट इज इट, ठीक है, विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्या है, ये 3 चीज। I just do not understand why these guys just keep on publishing these articles on Dalits, Muslims, Hindus. How stupid they are. इनको ये समझ नहीं आता कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये, मतलब हिंदू मुस्लिम दलित और ये करते रहते हैं, मंडल फलाना ठिकाना, पता नहीं और कितने गधे लोग हैं कि छापते रहते हैं इसको। मतलब everything that is destructive you should। हाँ लिपिका। वो जो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था, वो डॉटर को प्रॉपर्टी राइट्स देने वाला, वो आप अलग से कराओगे कि उसकी खाली हम वो वीडियो देख लें, वो जो आपने भेजी थी जेएसआईटी पर वाली मैं आरएसटी वाली? कराऊंगा क्योंकि एक इशू ये भी है। अब आप देखो अनदर थिंग, so the government is saying that we would raise the marriage age of women। कितने लोग ये जानते हैं 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक चीज बोली कि भाई हम जो है वो मैरिज की एज बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैरिज की एज बढ़ाने का डिसीजन क्यों लिया गया? बिकॉज दे वांटेड कि द इंडियन वुमेन दे शुड मोर राइट्स, राइट, मतलब दे शुड बी फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। क्योंकि होता क्या है कि जब
18 साल या 19 साल की एज में किसी की शादी हो जाती है तो फिर वो बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाता है चीजों पर, ठीक है ना, और अपने लाइफ से रिलेटेड चीजों पर वो बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाता है। लेकिन दीदी कह रही है नहीं नहीं ये तो हर्ट करेगा, तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। दीदी का कहना है कि इवन हेल्पिंग हर्ट्स, ठीक है। और एग्जाम्पल में हर समय पे ऐसे एग्जाम्पल में किसको लिया जाता है, आदिवासियों को। जैसे आदिवासी मतलब पता नहीं वो क्या है, वो किसी दूसरी दुनिया से है, ठीक है, मतलब क्या बताया जाए। कपिल क्या कह रहे हो? लिपिका बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मतलब हमारे यहाँ पे तो चाइल्ड मैरिजेस वगैरह सब कर्टेल हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट में ये एक ट्रेंड आ रहा है कि टीन एज प्रेगनेंसी वाला, तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मतलब उसको बहुत सराहा जाता है और ये सब चीजें। लेकिन यहीं पे हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस प्रिमिटिव और ये सब, मतलब मैं ही नहीं कह रही कि मैं चाइल्ड मैरिजेस अच्छी चीज है, बट क्या बोलते हैं, ये एक हिपोक्रेसी नहीं है कि उनके वहां पे ये होता है तो वो अच्छी चीज है, लेकिन हमारे अगर यहाँ ये होता है तो बुरी चीज है, और कहीं अरे ना हम कहीं ये आर्टिकल वहीं से लिंक्ड है। हमको उनसे कम, देखो इनका बात समझ लो, इनकी बुद्धि कहाँ से आ रही है ये देख लो, ठीक है, इनकी बुद्धि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो people who do not know about tribal practices can blabber anything. You have seen the मैं भी भारत series, ठीक है, you have read the Parampara report, you know what India's tribal are, you know they are not primitive, they are very progressive, and their few things are even more progressive than our own things. And do you know what this article portrays? कि हमारे जो आदिवासी हैं वो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही उनकी शादी कर देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्या है, मतलब कहाँ से जनरलाइजेशन लाते हैं ये लोग? फिलहाल आपको ये करना है, तो एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। And you know, when a woman marries at the age of 24, 25, she has more sovereignty over her life, right? She can decide when I want pregnancy, when I want. She can decide the career choices. It is a productive human resource in the economy. ठीक है, तो एनसीपीसीआर आप ध्यान रखेंगे, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। एनसीपीसीआर का नोट्स बनाना है आपने, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। ठीक है भाई, तो एनसीपीसीआर। सो यू नो, please, when you are reading the newspaper, have an eye that they should not be able to pollute your mind. अब आप समझ रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, आपको लग रहा है ये एक नेशनल न्यूज़पेपर है? और इंडियन एक्सप्रेस मतलब क्यों इन्हें जगह देता है मैं समझ नहीं पाया आज तक। मतलब यूपीएससी कोशिश कर रहा है कि थोड़े वाइड सवाल पूछे जाएं, अच्छे सवाल पूछे जाएं। राजनीति में पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अब भाई जात से थोड़ा ऊपर उठा जाए, कुछ पार्टियां तो कर ही रही हैं, ये भैया नहीं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है,
हिंदू तो भैया पता नहीं क्या कहाँ चल रहा है था हिंदू तो, मतलब ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ठीक है, सो राइट दिस डाउन। Reading the Pakistan and Saudi rift. You know, Saudi Arabia knows one thing, that the oil reserves of Saudi is fast depleting. ऑयल रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं सऊदी अरब के, और ऐसी स्थिति में जब ऑयल रिजर्व सऊदी के खत्म हो रहे हैं, तो उसको ऐसे मार्केट चाहिए, उसको ऐसे एलाइज चाहिए जो जहां पर उसको अच्छा मार्केट का एक्सेस हो, जहां पर वो जिनके साथ वो ऑयल के अलावा और सारी चीजों को भी कर सके, या अपनी इकोनॉमी को वो ऑयल के अलावा दूसरी तरफ भी ले जा सके। और इंडिया से बड़ी ओपन मार्केट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना इज नॉट ओपन, यू नो इट। चाइना जो है उसके अपने ही वो रहते हैं, ठीक है, तो चाइना ओपन है नहीं, ये आपको पता है। तो और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बहुत कुछ दे नहीं सकता, ये भी पता है। और चूंकि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की वजह से उसकी जो शिफ्ट है वो हो रही है इंडिया की तरफ, तो और देखिए एक चीज समझिए, ये जितने भी नेशंस है, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब जैसे जैसे इनका ऑयल खत्म होगा, वैसे वैसे इनके इस्लामिक क्रेडेंशियल्स भी थोड़े से लोअर होंगे, एंड दे वुड बिकम मोर मॉडरेट मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका झुकाव अब होगा किसकी तरफ? USA जैसे कंट्रीज की तरफ, जो कि पहले मतलब कुछ का तो हमेशा सही था, इंडिया की तरफ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें इसराइल चाहिए होगा, तो ये जो अपना बहुत रिजिड स्टैंड है वो कम करेंगे, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिए कि एक जो नेसेसिटीज ड्रिवन अलायंस है, ठीक है, दैट विल लीड टू that will lead to मजा नहीं आया पनाथ जी, मजा नहीं आया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था? लेट्स कनेक्ट इट लाइक कि भाई the natural resources मतलब
तीन चीजों का इंटरकनेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और रिलीजन ऑफ द एरिया, ठीक है। तो हाँ, मैं ये भूल गया था, इस्लामिक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी डाइवर्स होगी वैसे वैसे इनके इस्लामिक क्रेडेंशियल्स वीक होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी और इनको नए मार्केट चाहिए होंगे, उसके लिए नए प्लेयर्स चाहिए होंगे, वैसे वैसे इनकी जो इस्लामिक क्रेडेंशियल्स हैं वो वीक होते जाएंगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसको जब आप मिडिल ईस्ट उठाएंगे तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, इनकी ज्योग्राफिकल एरियाज देख लेना है, ठीक है। ठीक है, बोल। हाँ, अब आया थोड़ा, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा ठीक आई, खैर। फिर ये आर्टिकल्स छोड़ दीजिए आप अभी, ठीक है। एंड देन कमिंग टू हियर, ओ कमला हैरिस, the most bigoted lady you will ever see. She is not Indian. Do not become stupid and think that she is Indian. She has made fun of everything that India stands for, right? एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी सर, जैसे मैंने उस दिन आपने वो आर्टिकल, उस दिन इनकी मुस्लिम वाली पॉलिसी जो थी उसका वो भेजा था ना मैंने, वर्ड क्लाउड बना करके, जिसमें 3 ही 4 वर्ड वो आ रहे, प्रोमिनेंट आ रहे हैं। तो इनके पूरे मैनिफेस्टो को उठा करके मैंने वो सेम बनाया था, तो उसमें भी वही 3 4 वर्ड ही प्रोमिनेंट आ रहे थे पूरे मैनिफेस्टो में। हाँ। एक मिडिल ईस्ट और आ गया था उसमें, मिडिल ईस्ट और सीरिया। Remember one thing, Joe Biden was VC, Vice President, VP during Obama administration, and Obama administration's reluctance to act against China was only due to Joe Biden and Hillary Clinton, right? They are the two biggest players who are sitting in the lap of Chinese. And don't fall for this stupidity that she is Indian. इनकी मम्मी ने इनको सिखाया है, चिट्ठियां आती थी मेरे घर से, all everything is stupid. What she has said is that, oh, I support Kashmiris as free people, right? So you support Kashmiris as free people, which means that you do not want to see Kashmir as a prosperous area. अब जैसे यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जो है ये क्या होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में, सॉरी यूएसए में 2 जनरेशन है, राइट। देर इज वन जनरेशन जो आज 50s में है, 40s 50s में है, राइट। दे आर इंडियन, यू नो, दे आर इंडियन हेयर, बट उनके बच्चे दे आर अमेरिकन हेयर, दे नो समथिंग अबाउट इंडिया, यू नो। सो and there is a trend to look liberal. There is a trend to look liberal these days.
So those people do not have any idea about what India stands for, what Indian culture stands for, and they just, ठीक है, कुछ भी. So this is done. Let's get back to the more yesterday's. There's a very funny story, you know. So my friend lives in this, अरे कैलिफोर्निया से ऊपर कौन सी जगह है यार, सी से नाम है भाई, क्या कहते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे. तो उन लोगों का अपना वीकेंड पे गेट टुगेदर था. सो मतलब जो भी उनके इंडियन दोस्त वगैरह हैं और कुछ तो वहाँ के बंदे होंगे, बाहर बाहर के होंगे. तो वहाँ पे एक इंडियन लड़की थी, ठीक है. तो ऐसे नॉर्मल बात बात होने लगी. तो मतलब बात इंडिया पर हो रही है, ठीक है. एंड maybe she did not have any idea about India. So how you know, you feel left out in conversation, right? You don't know anything about the policies or the politics or something, but you have to show that I know something. And what is the easiest way to show these things जो आप ये Instagram, ये फलाना ग्राम पर देखते हैं. So what she said, oh Juju, that India, you know, India is fastest, no? India is fastest, no? तो मेरा दोस्त बोला कि भाई कसम से मन तो ये कर रहा था कि जिस कुर्सी पे बैठी है उस कुर्सी के सहित उठा करके उसको नीचे फेंकते हैं. लेकिन क्योंकि बहुत वो बोल रहा था कि यार मतलब इतना वो लगता है, इतना वियर्ड लगता है कि दूसरे देशों के लोग हैं और आप ऐसे बोल रहे हो इंडिया इज फास्टेस्ट नाउ. तो मैंने से पूछ लिया, मैंने कहा इसका मतलब क्या इस वर्ड का, पता नहीं. ठीक है, क्या है. Supreme Court urges rethink. Bhushan stands firm. No apology. My duty to futures. I told you about the entire case yesterday. I told about section 2C of Contempt of Courts Act. अब ये पढ़ाना नहीं है, ठीक है. Then I told you about, यार यहाँ पे भी तो था, कहाँ गया. नहीं कंकॉर्ड, नहीं कुछ और नाम है उसका. अरे उसका एक फेमस एयरपोर्ट भी है, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा. ठीक है, मैं बताऊंगा. खैर, सिंसिनाटी, याद नहीं आ रहा. ठीक है, मैं बताता हूँ. खैर, तो ये चीज ध्यान रखिए, 2C1, ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया. ठीक है. फिर LAC, अब देखो क्या हो रहा है, बार बार LAC आ रहा है. ठीक है. स्टार्टअप फ्रॉम केरला विलेज विंस गवर्नमेंट चैलेंज टू टेक ऑन जूम. एक बार ट्राई करते हैं इसको. वी कंसोल नाम का ऐप है, फेमस करते हैं भाई को. ठीक है. भूषण स्टैंड्स फ्रॉम नो अपॉलजी, छोड़ दीजिए. सिएटल, राइट, सिएटल. हाँ, सिएटल. छोड़ दो सर, याद नहीं आ रहा. नेपाल प्रपोजेस मीटिंग ऑफ बाउंड्री ग्रुप बाय सितंबर. ठीक है. नेपाल को समझ में आ रहा है कि चाइना भी जो है
हमारे पीछे पड़ा है, और ऐसे केस में इंडिया को लूजिंग एज एन एलाई विल बी रियली बैड, ठीक है। तो वो वापस इंडिया की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाना चालू कर रहा है, ठीक है। और इंडिया इस बार ज्यादा केयरफुल होगा कि हम बहुत ज्यादा इनको ऑफर ना कर दें कुछ के जिससे पगला जाए, क्योंकि इनके साथ क्या है ना कि पगलाने लगते हैं। अब इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है ईडी, ठीक है। पहला टर्म है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और दूसरा जो टर्म है वो है एनसीएलटी। दोनों टर्म्स के नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। ईडी और एनसीएलटी दोनों टर्म्स के नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। द कोरोना इलेक्शंस छोड़ दीजिए। मैंने ये आर्टिकल पढ़ने को कहा था, कितने लोगों ने पढ़ा ये आर्टिकल, अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट? क्यों भाई? मैंने आपसे कहा था आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। सर एनसीएलटी क्या है? दिखाना। एनसीएलटी फुल फॉर्म। नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सोनम, तुमने समरी नहीं भेजी मुझे, कैसे सर चलेगा? लिखी हुई है, अभी भेज देती हूँ। कर रखा है सर, अभी भेज रही हूँ। भेजो हम देखें। A well-known saying attributed to the Chinese sage Confucius is "May you live in interesting times." What is less well known is that Confucius meant this as a curse. Interesting times remove time for reflection and make us think about our baser instincts. We live in far too interesting a time, an unprecedented and worsening health crisis and the knock-on effect of the worst economic performance in our independent history. So let's rise above Confucius and reflect on where we must be as a country when India turns 75 in 2022. The Prime Minister, while addressing the Confederation of Indian Industry annual meeting this year, urged those present to think big and partner with the government in putting India on the path to growth. This is an important call, and there is much that we can achieve if government and industry work towards the same objective and in a spirit of mutual trust. क्या मैं आपको बार बार ये नहीं कहता हूं कि गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, दे शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है। लगातार बार बार मैं आपको सेम बात बोलता रहता हूं कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक जो है मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली लाइन आप ये निकाल सकते थे, employment is one such area. Over 85% of employment in India is in the informal sector. दूसरा डेटा हमारे लिए क्या हुआ, ये कि 85% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो हम इसको अलग अलग जगह अपने यहाँ अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। मुनिकणाद, भैया बताओ लोगों को कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो जिसमें कि आपका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता है, या फिर मतलब कि वो ऐसा उसके ऊपर कोई लॉ नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ वो नहीं होता है, मतलब कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता उसके ऊपर। आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, उसके आप अपने बीच में कोई टर्म्स डिसाइड करते हो, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट होता है, काम होता है आपका, वो मतलब आप उसको पैसे देते हो, बात खत्म।
कोई इससे बेटर लैंग्वेज में बता सकता है? बोला सही है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है। सर दत्ता improve करो। हाँ मैं कह रहा था इनफॉर्मल वर्कर बेसिकली वो होता है जिनकी जो डेली मतलब वेजेस होती है वो कोई क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होती, डेली वेज पे दिया जाता है, जो भी मतलब दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके अलावा कोई भी सर्विस कंडीशंस नहीं, मतलब सोशल सिक्योरिटी वाली फीचर्स अवेलेबल नहीं होते उनके पास, और वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो एज पर दी लॉ जो हमारे चल रहे हैं जैसे लेबर लॉज वगैरह उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती। देखो, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब ये होता है कि जहां पर जॉब सिक्योरिटी ना हो, जहां पर सैलरी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, सैलरी भी फिक्स ना हो, जहां पर और तरह की सोशल सिक्योरिटीज जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से वो ना हो। ठीक है, तो इंडिया में 85% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ नई चीजों से परिचित कराता हूँ, वो होता है कॉटेज इंडस्ट्री। एक बात बताओ, जैसे लोग कह रहे हैं कि इंडिया में जीडीपी बहुत कम हो जाएगी, सही बात है। क्या अगर जेन्युइनली जो लोग टैक्स दे सकते थे वो टैक्स अपने सारे देते तो भी का इम्पैक्ट इतना ही होता? पहला सवाल बताइए, हाँ या ना। लोगों ने, जो मैं जानता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो टैक्स दे सकते थे, उन्होंने पैंडेमिक में जो गवर्नमेंट ने बोला उसका यूज किया टैक्स ना देने के लिए। ठीक, तो जीडीपी में होता क्या है कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, एक बात बताओ, जैसे हम कहते हैं 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, क्या बहुत से लोग ऐसे नहीं होंगे जो अपने यहाँ पर बिजनेस बड़ा होने के बावजूद भी, या वैसा होने के बावजूद भी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेते होंगे अपने वर्कर्स की? बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वगैरह नहीं लेते हैं, जो उनको जो है वो बहुत फिक्स्ड वेज या ये सब नहीं देते हैं, जबकि दे आर बिग बिजनेसेस, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के और हमारे बिजनेसेस के बिहेवियर से भी वो हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा बड़ा टर्म आप क्या बताओगे कि इंडिया का 85% एम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है? इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। इंडिया का 85% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है? तो इंडिया का 85% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, नंबर दो, an unplanned national lockdown halted economic activity and wiped out livelihood, especially of informal sectors. फलाना फलाना, ठीक है। Unemployment rise to all-time 27%, left with nothing. We saw reverse migration on an unprecedented scale. Our media was full of discussion of the need of address. In the last 2 months, things have improved. CMI have reported फलाना 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 फलाना. Uh, 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 uh. We must not waste this crisis. There are three problems we must address: labor regulations, living conditions, migrant laborers in cities, and the strength of our rural economy. Labor regulations, living conditions, migrant laborers in cities, and the strength of our rural economy. ठीक है, तो हमारे तीन थ्रस्ट एरियाज होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये निकला, labor regulation must start with a clear-eyed recognition of facts. We have stringent labor laws to protect workers, but this covers only the formal sector, under the 15% of employment. This labor aristocracy has almost complete protection, and employers have almost no flexibility. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो फॉर्मल वर्क सेगमेंट है हमारा,
जो फॉर्मल वर्क वाला हमारा सेगमेंट है, वहां पर तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है वर्कर्स को, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है वर्कर्स को, एकदम इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है कि उनको एम्प्लॉयर हटा भी नहीं सकता। तो वो एम्प्लॉयर के लिए खराब है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर के पास में अगर लोगों को हायर और फायर करने की क्षमता नहीं होगी तो कैसे मजा आएगा। फिर तो आपने उसका आधी बिजनेस जो सोवेनिटी है वो तो छीन ही ली कि वो लोगों को हायर और फायर भी नहीं कर सकता। फिर बट दिस 85%, the 85% of, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। The 85% of our workforce who are informally employed meanwhile have almost no protection and employers have almost complete flexibility. अब जो बाकी 85% है वहां पर आप किसी को कभी भी हायर और फायर कर देते हैं, ठीक है। We need to address both ends of the labor spectrum to get the balance right between flexibility and protection for all laborers. So this is a really good line. जब हम कहते हैं कि इंडिया के लेबर लॉज में रिफॉर्म करने हैं तो पहले 15% वालों में हमें एम्प्लॉयर को देनी है फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा, और दूसरे 85% वालों में हमने क्या करना है, लेबर के साथ ये इंश्योर करना है कि उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा हो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड स्टेटमेंट अबाउट लेबर लॉज, ठीक है। दिस इज रियली गुड। सो यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट एनीवेयर। जब आप कहेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब आप इंटरव्यू में कहते हैं कि लेबर लॉस पे काम कर रहा है, तो वो पूछ लेते हैं कि क्या करना है लेबर लॉस पे, तो आप वहां ये स्पेसिफिक सजेशन देंगे कि पहले 15% के लिए एम्प्लॉयर को एम्पावर करना है और दूसरे 85% के लिए एम्प्लॉय को एम्पावर करना है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? डू यू गेटिंग माय पॉइंट? First 15% you need to strengthen employer so that he can hire and fire people as per his will and choose the best human resource. And second, you can for the 85% you should empower the employee so that he have some security. सर फॉर्मल लेबर में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होगी बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा टैक्स बेस वहां पे है। अरे भैया ये थोड़ी कही रहे हैं कि उसको तुम जॉब मार्केट से बाहर निकाल दो, ठीक है, लेकिन फॉर्मल में कम से कम ये तो होना कि एक कंपनी प्रोडक्टिव लोगों को वो कर सके। एक को बाहर निकालेगी तो दो को अंदर भी तो लेना, दो को बाहर निकालेगी तो कुछ को अंदर भी तो लेना चाहेगी, और वो दो कहीं और लग सकते हैं। तो टैक्स बेस इसका मतलब है थोड़ी जबरदस्ती प्रोडक्टिव बंदे से काम कराए रहो। हमें तो अपने बिजनेसेस को बेस्ट परफॉर्मिंग बनाना है ना, उसके लिए हमें उनको ये पावर देनी होगी ना कि वो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स चूज कर सके। मजबूर नहीं कर सकते ना उनको। अरे समझ में आ रही बात? हाँ या ना बोल दो भैया, कुछ तो बोल दो। हाँ नहीं पता नहीं बोल तो दिया करो। बाकी लोग सो रहे हो क्या? सुबह हो गई है, 9 बज गया। हाँ सर आ गया। हाँ नहीं पता नहीं। खैर, everyone must have a minimum level of protection and every employer a minimum level of flexibility. बेहतरीन लाइन, बहुत 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 अच्छी लाइन है, ठीक है। You will take this out in your summary. So what I am telling you कि आप जब ये न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो इनमें से कौन सी लाइनें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, which takes you to the same thing कि जब आप 200 वर्ड्स का आंसर लिखते हैं, when you write your answers,
and you have to choose the best lines for your 150 and 250 words. This is how you will choose them, right? Okay. This calls for a new social contract to define a well-calibrated social security system. This huge project demands good faith and strong leadership by industry, labor, and government. It will take years to get it right, but if we don't fix our employment system now, when this issue has achieved such prominence, we will always regret this missed opportunity. So I have been saying this, that we need to turn this crisis into the opportunity. I have saying this, that we need to turn this crisis into opportunity. Living conditions in our cities is the second challenge. Okay? Living conditions in the cities. For too long, we have been content to drive by slums where some of the people who clean our homes, deliver our goods, and repair our equipment live in squalor. How do we set in force a massive private home building program? Already it is started. Credit linked subsidy, where you can build your home and you can get subsidized. You can get loan, and on that loan you can get subsidy from government, right? It probably needs much more liberal land use regulation. Our cities have among the least generous floor space indices in the world. न्यूयॉर्क, हांगकांग, अब जैसे फ्लोर स्पेस इंडिसेस है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं कि क्या है. Have an FSI 5 times Mumbai. If 5 times as many people can live in the same area, it would drastically reduce rents for quality housing in our city. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारे सिटीज हॉरिजॉन्टली तो फैल रहे हैं, लेकिन उनको वर्टिकली फैलना चाहिए. क्या याद आता है लिपिका इससे? रिपीट करना एक बार. हमारे सिटीज हॉरिजॉन्टली फैल रहे हैं, उनको वर्टिकली फैलना चाहिए. वो तो इंडिया अनलिमिटेड याद आता है, मैंने उसमें पढ़ा था ये वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स. और नीति आयोग में नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, वो टाइम हो गया ना, तो अब जो रिसेंट पढ़ा वो याद रहेगा. सही, ठीक है. खैर, तो ध्यान रखिए कि नीति आयोग ने, इंडिया अनलिमिटेड ने, इनने ये सजेशन दिया है कि हमारे सिटीज अभी तक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फैल रहे थे. ठीक है, जैसे आप गुड़गांव को अगर देखें तो आप देखते हैं कि पहले गुड़गांव कहाँ था. ठीक है, फिर गुड़गांव कहाँ पहुंचा, आज गुड़गांव यहाँ पहुंच गया है कि पूरे के पूरे फ्लाईओवर गिर जाते हैं. ठीक है, बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच गया है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया बन गया है, या लगातार मतलब फैलता जा रहा है शहर आपका. ठीक है ना, लगातार जो है वो आपका शहर फैलता जा रहा है. इसकी बजाय अगर हम जो है वो वर्टिकल सोसाइटी बनाएं. ठीक है, अगर हम वर्टिकल सोसाइटी बनाएं, ठीक है, इस तरह की वर्टिकल सिटीज बनाएं, तो हमारे रेंट्स कम हो जाएंगे. जैसे आप हांगकांग वगैरह में देखते हैं कि खूब सारे अपार्टमेंट्स और वो बने. लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम इंडियन, हमको चाहिए बड़ी जगह. जब तक बिल्कुल मैदान वैदान अपने घर पे न दिखे, एकदम फाइल के न बैठ पाए, मजा नहीं आती. तो वो चीज है. ठीक है, लेकिन अगर हमारे सबमरीन चाहिए होती है, बिल्कुल सही बात है. अगर हमारे वर्टिकल सिटीज हमारे बनेंगे, ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो अगर हमारे वर्टिकल सिटीज बनेंगे तो हम रेंट कम कर पाएंगे. ठीक है, वर्टिकल सिटीज समझ रहे ना, सोसाइटीज. Again, this is a multi-year project that involves state and city governments partnering with private developers. India is unique in 75% still reside in. ये बच्चे बच्चे को पता है, India is a rural civilization. How many of you agree? How many of you agree with this line? How many of you agree this line? Will agree with this line? Everybody, I want answers from everybody. I want 16 people to say yes or no, whatever.
Bala, yes or no? Sir, Do you agree with this line? yes, sir. Right. So the people who are saying yes, it is understandable right now because you have just started the preparation and you are yet to read 11th and 12th schedule, especially 11th schedule. But I would ask same question after 1 week and your answer will be no, as most of these guys are saying no, right? सोनम ने yes बोला और बाला आपने yes बोला, तो the answer will change in 1 week. Let me tell you why. So he is saying that 73 years after independence, this is a statement of failed development. Let me tell you, 70% of population still reside in rural area. This is not a hallmark of failure. What is a hallmark of failure is that 70% of 70% of Indian population continues to live without good infrastructure, good education, good health, and lack of employment opportunities and huge income inequality. This statement is mark of failed development. गांव में रहना गलत बात नहीं है. इंडिया इज अ रूरल सिविलाइजेशन. हम इतने शहर बना नहीं पाएंगे कभी कि हम 130 करोड़ भारतीयों को शहरों में ला सकें. और अगर हमने बनाया तो इंडिया की झील खत्म हो जाएगी. इंडिया अपने गांवों में रहता है, वो भारत है, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें गांव की थीम के अराउंड वहां सारी सुविधाएं देनी होंगी. गांव वहीं रहे, वहाँ इंटरनेट जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जाए, वहाँ हेल्थ जाए, वहाँ एजुकेशन जाए. गांव वहीं रहना चाहिए. गांव के अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. रिवर्स माइग्रेशन प्रमोट होना चाहिए. प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज, हायर प्रोडक्टिव के ऑक्यूपेशंस टीयर 4 टीयर 5 सिटीज में होने चाहिए, गांव में होने चाहिए. लेट मी टेल यू वन थिंग. सपोज I want to start a business, right? And my business requires a huge area. Will I be able to start my business in Delhi? क्योंकि यहाँ तो लैंड बहुत महंगी है. तो अगर जो है वो कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं किसी गांव में लगा लूं. थोड़ा बहुत मेरा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भले बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे काफी बड़ा एरिया मिल जाएगा, काफी सस्ते दामों में मिल जाएगा और मेरे लिए लेबर भी सस्ता पड़ेगा. कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? At a time when businesses are struggling to keep up, the best thing is that they should turn their faces towards rural India, where labor is cheap, where land is cheap, where other things is, whether raw material you can have readily available raw material. So suppose if you are into food processing, right? And तो आपका जो ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है वो भी खत्म हो जाती है. ठीक है. वो कॉस्ट आपकी लग जाएगी जो आप मार्केट में ले जाएंगे. मान लीजिए अगर आप दिल्ली में बना रहे होते तो आप दिल्ली में तुरंत वहीं पे मार्केट अवेलेबल थी. ठीक है. लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल आपको कहीं हरियाणा से लाना पड़ रहा था किसी किसान से. तो अगर आप वहीं लगा लेंगे तो रॉ मटेरियल भी आपको बगल में ही मिल गया, अब आप मार्केट तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. तो ध्यान रखिए, India is a rural civilization. India lives in the villages, and it is the villages that we need to make self-sufficient. आत्मनिर्भर गांवों से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा. It is only by self-reliant villages you will make a self-reliant India. कितने लोग अब मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग अभी और डिटेल में आगे समझेंगे, बट फिलहाल बता दीजिए समझ में आ रही है बात या नहीं? Because
what UPSC says. UPSC says urbanization, problems and remedies. मतलब for UPSC urbanization is a problem, right? So UPSC says urbanization, problem and remedies, right? तो हाँ उसकी रेमेडी बतानी है हमें. And we must ensure that clean, affordable and accessible housing is available for all in our cities. एक बात बताइए, if we would burden our cities so much, क्या फिर से कोविड-19 जैसी स्थिति दोबारा नहीं आ जाएगी? क्या अगर हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम बहुत वर्टिकल सिटीज बनाएंगे, तो अगर हम वर्टिकल सिटीज बनाएंगे तो क्या सिटी की डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी? क्या बहुत ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड नहीं होंगे? क्या इस तरह के पैंडेमिक सबसे के लिए सबसे ज्यादा वनरेबल नहीं होंगे? यस और नो? If we would make vertical cities, won't be the density of the city would be higher. और अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस तरह के पैंडेमिक्स के लिए क्या वो बहुत वनरेबल नहीं होंगे? हाँ या ना? हम खुद जाएंगे स्क्रीन के अंदर, जल्दी जल्दी बोला करो. सो रहे हो भाई, सुनाई नहीं दिया क्या? यस सर. हाँ ये देखो, ये आवाज लग रही बुलंद. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो वो ध्यान रखिए. टेंशन ना लो, क्लास शुरू होने दो, हम फिर घुस के दिखाएंगे पूरा. ओहो, सब लोग ताली बजाएं. हमारे लाला जी आ गए. लाला जी स्वागत है आपका. माला वाला फूल उल लाए लाला जी. ओ लाला जी, हमारे भाग्य खुल गए कि आप आ गए. आंसू निकल रहे मेरी आंखों से, इतनी जल्दी आप आए हैं. ठीक है, जैसे 8 बजे से क्लास थी, आप 9:40 पर आ रहे हैं, तो बहुत खुश हूं मैं कि आप आए. मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं. और बताएं मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकता हूं. मार देंगे झापड़, 2 टिप्पा खाओगे. Reverse migration is also an opportunity to collaborate in spreading the geography of development. अरविंद, कर लो, नहीं तुमको हम कर देंगे यहाँ बैठे बैठे. हाँ जी, yes. What is the mean with spreading the geography of development? Spreading the geography of development means Taking the development to the hinterland, right? As of now, development is restricted to the T1, T2 cities. So what I'm proposing is कि T4, T5 and rural areas तक development ले जाना है. So that is what he is saying. But he somehow says two paradoxical things, right? One, he is saying that you need to expand the geography of development, but he also says that you have to build on cities to accommodate more rural people. So if you see that these two things are paradoxical. ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि ये दोनों थोड़े पैराडॉक्स हैं अपने आप में? yes sir. We have long had policies aimed at getting firms to invest in less developed districts, and the current government has an ambitious goal of doubling farmers' income. But the gap between the richest and poorest rural district in the country still keeps growing. We need a three-pronged approach. First, as Ashok Gulati has often argued, the easiest way to grow farmers' income by having them grow more valued crops. जैसे कि you can ask कि भाई आप गिलोय उगाइए, you can ask कि आप कुछ और उगाइए, हम उसको खरीदेंगे. ठीक है. फिर fruits and vegetables have great export potential, and exports must be consistently encouraged and not switched on and off as domestic prices change. And the cultivation of palm plantation has the potential for huge import substitution. ठीक है, क्या कह रहे हैं? पाम का पाम ऑयल है उसका वो करिए. ठीक है.
and the cultivation of palm plantation, ठीक है. But as Gulati points out, we need, Gulati से तो हमारे गुलाटी याद आ जाते हैं हमको, बट्टे बॉय. Gulati points out we need corporate farming as the gestation period of 7 years for the first crop is too much for the average farmer to handle. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें नॉर्मल फार्मर अपने आप को बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर पाएगा. उसके लिए आपको थोड़ा कॉर्पोरेट फार्मिंग का मॉडल लाना होगा. The Atmanirbhar agriculture reforms which permit contract farming and open up agriculture markets are major medium term reforms. ठीक है. आप आत्मनिर्भर भारत वालों ने, जो भारत में आत्मनिर्भर भारत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने क्या बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी है. यानी कि आई कैन कनेक्ट टू अ फार्मर एंड से कि भाई आप जो है आप जो है वो ये वाली फसल उगाइए और इसका पैसा हम आपको देंगे. ठीक है, तो वो ध्यान रखिए. इम्प्लीमेंटेड राइट दे कैन ट्रांसफॉर्म. आवाज कट रही है क्या? नो सर. अच्छा ठीक है. ठीक है. Implemented right, they can transform agriculture market. Second, we need to encourage agro processing near the source. ठीक है. We need agro processing near the source. यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर आम बहुत होता है. ठीक है. हमारे यहाँ पर जो है वो आम बहुत होता है. तो जब हमारे यहाँ पर आम बहुत होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि भाई हम अपने यहाँ आम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाएं और उनको बेचें. ठीक है. और उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर करने वाला जो बंदा है उससे हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल ले सकते हैं. ठीक है. अभी क्या होता है कि बहुत सारे मिडिलमैन आ जाते हैं, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है. एंड थर्ड, वी नीड टू इन्वेस्ट इवन मोर मैसिवली इन रूरल कनेक्टिविटी. ठीक है. मैंने अभी आपको बोला कि जब तक आप जो है वो रूरल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं करोगे, रोड्स अच्छे नहीं बनाओगे, तब तक वो होगा. और अब गडकरी जी जो है, expect Nitin Gadkari to be very very angry on few things and expect a law very soon on fixing the responsibility of the builder of these roads and flyovers and underpasses, because he would be fraud as of now. Because उनके साथ एक ये चीज है कि बाकी सब ठीक है but he wants to get मतलब he wants to be known for his quality of work, right? तो ये जो हो रहा है, और अभी तो NHAI वाला था जो ये हुआ है, तो बहुत लोगों की खटिया खड़ी होगी अब. नहीं वो तो आया ही है, ये सब भी जो हो रहा है इसमें भी. ठीक है. खैर, तो that is that. ठीक है. This must be our program of work. Today we could add a digital connectivity to road connectivity to level the playing field for all regardless of where they live. क्या कह रहे हैं कि हमें डिजिटल कनेक्टिविटी से रोड कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ाना है. This must be our program of work to fundamentally reform our labor market to attract people to our cities, where we ensure healthy living conditions to create economic opportunities in rural India. देखो फिर आप देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में. Yes, sir. The task is huge and only collaboration between all level of government, union, state and city and our dynamic private sector can hope to make substantial progress. Let's use our unprecedented health and economic crisis to truly build a new social contract as our commitment to India at the rate 75. ध्यान रखिएगा, ये अच्छा लाइन है. This is how you summarize your entire answer. ठीक है. फिर मैंने बताया था परमेश्वर अय्यर साहब हैं, और अब आते हैं यहाँ पर चाइना ट्विस्ट इन तीस्ता चैलेंज. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. मैं जब आपको इंडिया बांग्लादेश पढ़ाऊंगा तो इंडिया बांग्लादेश पढ़ाते समय मैं आपको तीस्ता रिवर के बारे में भी बताऊंगा, और उस समय पर जो है वो आप इसको उठाएंगे. फिलहाल एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि
तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है, कौन से इंडियन स्टेट से होकर के जाती है, क्या है, इतना पढ़ना है सर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है, कि 100 मीटर टॉल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यू कैन रीड दिस। फिर माली कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर केरला रेड फ्लैग्स एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन प्लान, पुरी सेज स्टेट बिट फेल्ड टू क्वालिफाई। पहले तो आपने अभी अपना जो एयरपोर्ट था वो आप सही से मेंटेन कर नहीं पाए, जिसके बाद उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नौटंकी कर रहे हैं उसमें। फिर इधर क्या करना है, ईएसआईसी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ईएसआईसी के अलावा अटल बीमित कल्याण योजना के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अटल बीमित कल्याण योजना टर्म्स में जाएगा, ठीक है। फिर ईपीएफओ टर्म्स में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गूगल लॉन्चेस जॉब सर्च ऐप, ठीक है। तो हाउ टेक्नोलॉजी इज फ्यूलिंग these kind of things and how technology is helping in the modern world, ठीक है। तो ये एक में चला जाएगा। ये वाला भी अभी आपको नहीं पढ़ना है। जिन्होंने एमपीसी पढ़ लिया है वो इसे पढ़ सकते हैं, नए लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ रखा है वो इसको पढ़ लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज दैट, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं और 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, ठीक है। तो 3 दिन के पेपर और करने हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स मीट आफ्टर ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। जनता 9:50 हो रहा है, ठीक है। 10:15 पर मिलते हैं, लेट्स टेक 20 मिनट्स, ठीक है। 10:15 में मिलते हैं।